नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान की जो आती है उसे पढ़ने का सही तरीका बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको कौन से क्वेश्चन कैसे पढ़ने चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी लाइन में से क्वेश्चन बनेगा, कौन सी लाइन में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कौन सी जो लाइन है उसमें से इन्फॉर्मेशन बनती है या आपका जो तरीका है वो सही है या नहीं है, कौन से फैक्ट को आपको अंडरलाइन करना चाहिए और अंडरलाइन करने के अलावा क्या हमको इसी तक सीमित रहना चाहिए, क्या लूसेंट से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बाहर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो लूसेंट से ही पूछा जाता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है और लूसेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, उसका 1000% राइट तरीका क्या होगा वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक सैम्पल पेपर के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि मैंने 2-3 टॉपिक उठा करके उसमें बताया गया है, मैंने 2-3 सब्जेक्ट को उठा करके इसमें बताया गया है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है करंट अफेयर के तौर पर उसे ऐड कर देना चाहिए। ये सब तरीका आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा और मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके को अपना लेते हैं और इसी तरीके से पढ़ना चालू करते हैं तो निश्चित ही 1 महीने के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा जीके को लेकर के वो अद्भुत होगा। आप अपने आप को उस जगह देखेंगे जिस जगह एक अच्छे से बंदा जो 3-4-5 साल देता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को, उस लेवल पे को आप मैच कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा उसको लेकर के आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या। हिस्ट्री का 1-2 पेज लिया गया है, फिर पॉलिटी का है, जियोग्राफी का है, जिसका आपको डाउट लगता है उसका आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए आपको समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के तौर पर देख करके। तो सबसे पहले क्या टॉपिक है कि भारत का इतिहास के संबंध में इन्होंने खुद ने अंडरलाइन करके दिया, वो तो आपको दिख रहा है कि भारत का देश है, भारतवर्ष कहलाता है, इंडिया, हिंदुस्तान। तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि महाकाव्य पुराणों में क्या कहा गया है, भारत को भारतवर्ष कहा गया है। यूनानियों ने कहा क्या कहा, इंडिया कहा। तो आपको यूनानियों और ये जो महाकाव्य है या पुराण है इसके ऊपर अंडरलाइन करके अच्छे से रखना चाहिए। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा वो भी आपको ऐसे अंडरलाइन करते हुए चलना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, आपको प्राचीन इतिहास देखना पड़ेगा। प्राचीन इतिहास में आपको जैसे इसमें ऋग्वेद लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऋग्वेद के अंदर इसमें जो डिटेल दी गई है ये तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है जो आपको पता होनी चाहिए थी, वो ये है कि इसके ब्राह्मण कौन से होते हैं, इसका उपवेद क्या होता है, इसकी लिपि क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उपवेद देख लेते पहले क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन कई जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी हो, रेलवे हो या फिर एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, वो सब ये पूछ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए था। अगर जैसे आपको पता चल गया कि ये पूछ लेता है तो आपको तुरंत आकर के इसको ऐड करना चाहिए था। और जब आप ऐड कर लेते हैं ना तो आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी होनी चाहिए कि जैसे ये ऋग्वेद का उपवेद यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऋग्वेद का उपवेद आपने देखा तो आपको सोचना चाहिए था कि ऋग्वेद का अगर कोई उपवेद होता है तो जो चारों वेद है उसका भी तो उपवेद होगा कुछ ना कुछ। तो आपको चारों के उपवेद सर्च करने चाहिए थे गूगल पे और सबके उपवेद यहीं आकर के लिखने चाहिए थे। अब जैसे इसके ब्राह्मण देखते हैं तो इसके ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं, ऐत्रेय और कोसत होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, RAK। तो इसको AK से याद रख लेंगे तो AKR। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण होते हैं, वो होते हैं ऐत्रेय और कोसत। अब जब ऋग्वेद के ब्राह्मण होते हैं तो क्या चारों वेद के ब्राह्मण नहीं होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, इसको जाकर के गूगल कीजिएगा। गूगल करने के बाद इसमें आपको नोट करना है कि हाँ हाँ इसके ये वेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इसके लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करते हुए क्या चलना है कि इसके मंडल कितने हैं, मेन इन्फॉर्मेशन जो बनती है, सूक्त पूछा जाता है, ठीक है। इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इससे किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब ये आर्य की राजनीतिक प्रणाली की का इतिहास मिलता है, ये इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्य के बारे में जो राजनीतिक प्रणाली है उनका इतिहास का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद है कि विश्वामित्र द्वारा जो रचित वेद था उसका नाम क्या है, तीसरा वेद। देखिए इन्होंने अंडरलाइन किया क्या, नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उतना आपको जब समझ में आएगा कि कौन सा आपको सही है, कौन सा पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, कौन सी नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप पढ़ते हैं, जो भी नए लोग हैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ, आपको ये पता ही नहीं होता है कि
यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो ला करके दे दिए गए इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। लूसेंट पढ़ने का देखिए, लूसेंट आप एक पढ़ना एक अलग तरीका होता है, उसे याद रखने का एक अलग तरीका है, और तीसरा ये है कि उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आपकी एक अलग तरीका है। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं उन लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को आप हिट करवाते हैं अच्छे से, लाखों व्यूज़ अगर इस वीडियो को आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर लूसेंट की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने इसमें नोट किया है पूरा, जैसे अस्तो माँ सदगमय जो मंत्र है, ये स्कैन करने की वजह से थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, एकदम लाइट हो गया ये। तो ये मंत्र भी ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी लूसेंट में मेरी कवर है, एकदम टोटल कवर किया गया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो पूरा लूसेंट को हम ख़त्म करने का मादा रखते हैं, एक तरफ से चालू करेंगे और जो भी उनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको बताएंगे, प्लस आपको ये भी बताएंगे कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बनेगी कैसे, क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, आपको कौन सी जानकारी जो पढ़नी चाहिए, जो जानकारी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता करनी चाहिए, और पता करने के लिए आपको इस वीडियो को हिट करना पड़ेगा, तब आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया जाएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे लूसेंट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। और फिर जब उस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद जब हमारी स्ट्रेटेजी से आप लूसेंट पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप एक महीने में आपको ऐसा एहसास होगा कि यार मैं जो हूँ ना, आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा, आप एक टॉपर के बीच में आ जाएंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब पता होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि भाई विश्वामित्र ने तीसरा मंडल को रचित किया था, जो कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ठीक है, और वो किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और नौवें मंडल की बात कर लेते तो नौवां मंडल सोम को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील उसने खुद ने बोल दिया है, उसने बता दिया। और 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है यहाँ से। फिर इसके बाद क्या है, धर्म सूत्र देख लेते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और दायित्व कर्तव्य विशेषाधिकारियों को स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये ईसा मसीह से संबंधित क्या है, यहाँ पर जो जानकारी बनती है वो ही पढ़ी जाएंगी, जरूरत नहीं है वो जानकारी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है जो कभी पूछी नहीं गई। अब ईसा मसीह का जन्म कभी नहीं पूछा गया कि कौन से सन को हुआ है, कहाँ हुआ, एडी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, बीसी क्या होता है उसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या है इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने एक्स्ट्रा, चीनी, मिस्र, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी ये बता देते। तो चीनी सभ्यता जो थी वो हांगहो नदी के किनारे है, और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी जो इराक में थी वो दजला फरात नदी के किनारे था, जिसे टाइग्रिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता है टाइग्रिस यूफ्रेटिस है ना। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, ये आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं मिलता है तो आपको लूसेंट में आकर ही ऐड करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। आप लास्ट टाइम आप सिर्फ लूसेंट पढ़ लेते हैं, आपके लिए उतना काफ़ी हो जाता है, लेकिन अब कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको चाहिए कि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एक ही जगह हो और वहीं से आप पढ़े, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो संपूर्ण है, इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर शिल्पकारिदम किसने लिखा, जीवक चिंतामणि कौन थे, इसका वेद त्रयी किसको कहा जाता है, कौन सा वेद, 4 वेद है तो उसमें से कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। YSR इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा, YSR जगनमोहन रेड्डी है कि नहीं, तो उससे ट्रिक बन जाएगी। YSR मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। इसके बाद क्या है, आपको इसमें देख लेना चाहिए कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है ना। इसके बाद क्या है, इसके ब्राह्मण देख लेते हैं, सतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण, तो इसको याद कैसे रखेंगे, YST करके याद रखेंगे तो ऐसे आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसका उपवेद बता दिया कि धनुर्वेद होता है। ठीक है, और क्या है, इसमें स्तुति कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, और सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, इसकी डेफिनेशन दी हुई। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अदरव्यू कहते हैं। इन्होंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद है सामवेद की बात कर लेते हैं। तो सामवेद में 4 ब्राह्मण होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको उसको याद रखेंगे। ट्रिक बता देता हूँ कि SSTJ मतलब सस्ता जय, ऐसे याद रख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो SSC तो क्या क्या हो जाएगा उसे देखते हैं, तांड्य, षड्विश, जेमनी, संविधान, ये 4 उसके ब्राह्मण हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है,
इसके बाद इसको जो गाने वाली ऋचाएँ होती है, इन ऋचाओं का जो संकलन है या उसका जो पाठ करता है उसको क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है, वो सामवेद से। अब ये इन्होंने इसमें लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ के आप सोचेंगे कि मैं करते हुए कि ये तीसरी मान लेता हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। नहीं, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलता है और लूसेंट में नहीं लिखा है, आपको तुरंत आकर के चेक करना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन टकराया, यार इस टॉपिक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको तुरंत ही ऐड करना है। ठीक, इसके बाद क्या, भारतीय संगीत का जनक, अब इन्होंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। इसके बाद क्या है, इसका उपवेद देख लेते हैं, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद हो गया। ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली गई। अब आपका दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इतने सारी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ऐड करी है। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि स्टैंडर्ड जो बुक होती है ना, जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, बड़ी लेवल की बुकें जो होती है, जैसे कि मणिकांत सिंह सर की हिस्ट्री की बुक हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई या एनसीईआरटी हो गई, तो आप जब भी पढ़े वहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको उठा करके यहाँ कंटेंट डालना है, किसी भी कीमत पर डालना है या डालना है। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अगला एग्जाम है उसको छोड़ दीजिए, अगर छोड़ना है तो, या फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कम समय में अगर ये सब काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ डालना है कि यार मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी मिल रही है किसी भी टॉपिक, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री में, जियोग्राफी तो जियोग्राफी, पॉलिटी तो पॉलिटी में, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन डाल लूँगा और उससे मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अथर्ववेद की बात कर लेता हूँ। तो अथर्ववेद की बात करता हूँ तो इसमें उपवेद देख लेते हैं, शिल्पवेद होता है, ब्राह्मण कौन सा होता है, इसमें गोपद ब्राह्मण होता है। और इससे कौन सा सब संबंधित उपनिषद है, वो मुंडको उपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो और क्या है, ये ब्रह्मवेद भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या क्या है आपको सभी को यहाँ देखने में मिल जाएगा, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसने नोट करके, तो ये जो लूसेंट में नोट करके लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है किसी भी एग्जाम में, तो आप इसको हमेशा कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसको हमेशा पढ़ के जाना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है, और वेदों को, जो वेद जो थे बहुत कठिन संस्कृत में लिखा हो गया है। ठीक है, तो उसको हर किसी को समझ में नहीं आते थे वो, तो उसको समझने के लिए जो वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, तो 6 वेदांग की रचना की गई थी, जिसके नाम क्या है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो इसको याद रखने के लिए कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। जैसे SJK बनाया था मैंने, SJK NNC, सॉरी VNC, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। या कुछ भी बना लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो ठीक लगे। उसके बाद क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन इसमें, फिर जब वीडियो बड़ा हो जाएगा ये सब लिखा हुआ है, इसमें बता देता हूँ मैं। इसके अलावा क्या है, जो भी आपको लूसेंट में ये अलग से दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और आपको याद रखना है। जैसे विष्णु पुराण का उल्लेख दिया है किससे, मौर्यवन से, तो आपको कैसे याद करना है, इसको VM कर लीजिए, यहीं के यहीं लिख लीजिए, पेंसिल से लिखिए। पेन से गोदेंगे ना तो क्या होता है, जो पेज होता है वो पतला होता है, पीछे छप जाता है, पीछे का सामने छप जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पेंसिल से कोशिश कीजिए कि पेंसिल से, पेन से वो भी डार्क को HB जो आती पेंसिल है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका डार्क भी रहता है, वो जल्दी छूटता भी नहीं है। इसके बाद देखिए मत्स्य पुराण की बात करते हैं तो वानर सातवाहन वंश हो जाएगा, MA कर लीजिए, इसको ऐसा ट्रिक बना लीजिए। वायु पुराण की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, VG हो जाएगा। वायु, वायु गुप्त रहती है, हमेशा गुप्त रूप से चलती रहती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। इस प्रकार से आपको पढ़ना है किसी भी क्वेश्चन को, जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ ऐसे क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको उसको लिंक करके या फिर आपको इस तरह से ट्रिक बनाई लीजिएगा। जैसे ये इसका बताया मैंने, वायु पुराण किससे संबंधित है, वायु गुप्त रूप से चलती रहती है, किसी को दिखाई देती है कि नहीं देती, तो आपको तुरंत याद हो गया। जैसे मैंने अभी बताया, तो ये आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए कि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे कितने तत्व होते हैं, ये बता दे 3 तत्व। संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। एक बार MPPSC ने पूछ लिया था तो कई लोगों ने गलत कर दिया। अब हमें पता है नहीं पता है उससे मतलब नहीं है, ये है कि आपको एक बार देखना है। अगर आपने कुछ चीज़ें देखी हुई है लास्ट टाइम ना, तो आपको बन जाएगी। अगर वो नहीं तो फिर सिलिमिस्टिस कराता है, धातु के सिक्के सर्वप्रथम किसने चले, किस युग में चले, बुद्ध युग में चले। क्षीर पकोत क्या होता है, दूध में पकी खीर। शिक्षा कौन से मंडल में उल्लेखित है, 7वें मंडल में। ठीक है, वेद का नेत्र किसे कहा जाता है, ज्योतिष को कहा जाता है। मोक्ष उपनिषद, ठीक है, मोक्ष का उल्लेख किस में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। विष्णु, ये सब हो गया। इसके बाद क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है फिर से, शिक्षा, वेद की नासिका कहते हैं, वेद का हाथ किसको कहते हैं, कल्प को कहते हैं। तो जो 6 वेदांग है उसके बारे में ये सब बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो फिर इसमें ये अंडरलाइन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसके ऊपर बता सकते हैं कि सर आप टू द टॉपिक चलाइए, इसी तरीके से जो आपने हाईलाइट किया हुआ है आप वो बता दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ने लायक है, क्या पढ़ने लायक नहीं, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने नोट की है वो आपको बता दी जाएगी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में। ठीक है, वेद को, इसके बाद क्या है,
कपास का उल्लेख नहीं किया गया था किसमें, ऋग्वैदिक समाज में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, इसमें नहीं लिखा हुआ है लुसेंट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब भीषक क्या होता है, वो वेद होता है। पेशा क्या था इनका, पशुचारण था। ठीक, इसके बाद क्या है, या जैसे यहाँ पे अमाजु लिखा हुआ है, तो अमाजु क्या है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी, सोमरस का पान करते थे ये लोग। ठीक, और ये वास अधिवास उसनिस क्या है, तो ये वस्त्र थे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट जो कि मैंने निकाल के लिख लिए थे आपने, कि भाई जैसे जो मेंस की जो बुक होती है स्टैंडर्ड बुक, वहाँ से निकाल लेता है। जैसे सीता क्या है, हल से बनी रेखा है। कीवास क्या होता है, हलवाहा होता है। उर्वरक उपजाऊ खेत। लांगल और सीर किसे कहते हैं, हल को। कुल्य नहर को। 8 गोत्र थे जिसे अगस्त ऋषि से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा ये क्या है, ये सब इन्होंने कहा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ भागदूत, तो क्या भागदूत कौन था, कर अधिकारी था जो कर वसूल करता। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हिस्ट्री का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कैसे चलना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का तो टॉपिक हटा दिया, लेकिन सभी में से तो नहीं हटाया ना, एमपीपीएससी के अलावा की एग्जाम की बात कर रहा हूँ। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एमपीएसआई हो गया, तो इसमें तो पूछा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको कैसे करना है ये सब। तो क्या है, नव हिंदू जागरण, अब इसमें नहीं लिखा था लुसेंट में, लेकिन कहीं पूछा गया होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विवेकानंद नोट कर लिया। अब हिस्ट्री का टॉपिक था, हिस्ट्री में नोट कर लिया। इसके अलावा क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम कब गिरा गया, तो नागासाकी 9 अगस्त हो गया और हिरोशिमा 6 अगस्त हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनती है इन्फॉर्मेशन। इसका क्या है, अब जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कंपनी किसने खोली कब खोली, तो और पहले कौन आया कौन नहीं आया, तो ये आपको एक टेबल बना के दे दिया मैंने, या मैंने खुद ने बनाया था लुसेंट में, तो आपको बता रहा हूँ कि पहले अंग्रेज आया, तो अंग्रेज ने 1600 में पहले फैक्ट्री खोल ली मसूरी सूरत में। फिर उसके बाद 1600 में आए और 1609 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोल ली। फिर उसके बाद पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो 1498 में आए ये लोग, 1498 में, और फैक्ट्री खोली कोचीन में 1503 में। फ्रांसिस आए थे 1664 में, तो सूरत में उन्होंने फैक्ट्री खोली 1668 में। डच आए, तो डचों ने अपनी, कब आए थे डच, 1602 में आए, 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली कहाँ, मसूलीपट्टनम में। ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ लुसेंट में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैंने लिख दिया। या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कन्फ्यूजिंग होती है, आपको एक ही जगह पे लिखना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। जैसे हो गया मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित है, तो मुगल काल से संबंधित। इजारेदारी व्यवस्था किससे संबंधित है, बंगाल से। आयंगर व्यवस्था की बात करें, विजयनगर से। सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब लिख लीजिए। तो दशमलव प्रणाली सैन्य व्यवस्था में किस में थी, सल्तनत काल में थी। पट्टा प्रथा, कबूलित प्रथा सूर्यवंश से संबंधित थी। राय पद्धति हो गया है ना। नस्क प्रणाली आप सबको पता है, जो औरंगजेब ने शुरू की थी। सिंह अस्पा, 2 अस्पा सब जहांगीर ने शुरू की थी। इसके अलावा ये है कि जो किले, ये लुसेंट में नहीं मिलता, 1-2 किले मिल जाएंगे आपको, लेकिन बाकी किले नहीं मिलेंगे। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो, तो ये सब लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके ऊपर नहीं जाएंगे अब। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक्स्ट्रा ना, वो सब आपको नोट करके चलना है। जैसे कि कार्टेज फ्यूटोरिस प्रणाली, तो ये पुर्तगाली ने शुरुआत की थी, जो ओशियन होता था अपना, जो अरब सागर था और हिंद महासागर था, तो यहाँ इन्होंने कब्जा था। जैसे फ्रांसिस्को तो अल्मेडा था इससे संबंधित। ठीक है, तो क्या है कि अब इन्होंने कार्टेज सिस्टम लागू करके रखा था मुगल काल में, तो जो यहाँ से व्यापार होता था समुद्र से, अब मुगल काल में जो अकबर था उसे भी परमिशन लेनी पड़ती थी, कार्टेज व्यवस्था थी, उससे भी परमिशन लेनी पड़ती थी, तो उसका सामान इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये पुर्तगाली सोचिए उस समय कितना दबदबा था। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब डालना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, ये इसमें जियोग्राफी में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जियोग्राफी में क्या है, जैसे ये खनिज का बताया आपको मैंने, कि खनिज का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। अब यहाँ खनिज में क्या है एक्स्ट्रा चीज़ है, खनिज में एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पर खनिज दिया हुआ, ठीक है, प्राप्ति के स्थान भी दिए, इंडिया के दिए, वर्ल्ड का नहीं दिया हुआ है। ठीक, और ये विशेष बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, विशेष बिंदु दिए हुए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब ये है कि आपको यहाँ देखना चाहिए कि वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में कौन है सबसे पहले नंबर पे, कौन उत्पादन करता है, तो उत्पादन में हो जाएगा यूएसए। भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेनेजुएला। ये सब मैंने लिख दिया है आपको, कौन सी किस प्रकार के सेल में मिलता है, आप कोशिश कीजिए वहीं लिख दीजिए, आसादी सेल में मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, तरल सोना बोलते हैं। ठीक, आयात हम सबसे ज़्यादा कहाँ से कराते हैं, तो इराक से कराते हैं। ठीक है, और क्या है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहीं पे लिख दिया मैंने कि प्रोडक्शन यूएसए में होता है, भंडार ईरान में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला कुआं खोदा हुआ था वो क्या नाम था उसका, वसुधारा था। इसके अलावा और भी कुएं हैं, उनका नाम पता होना चाहिए आपको, मंगला है, ऐश्वर्या है, वसुधारा है ना, ये सब कुएं हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं हमेशा। इसके अलावा क्या, सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले असम के डिगबोई में हुई थी 1901 में। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको लिख के देनी है यहाँ पर, आप अपने लिए काम करना पड़ेगा। आप
ये ONGC यहाँ पे काम करता है, इससे संबंधित है। ठीक है, अब लोअर एस्क की बात कर लेते हैं। लोअर एस्क में ये सब इंडिया का लिखा हुआ है, लेकिन आपको वर्ल्ड का जा करके सर्च करना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे लॉरेंस आर, कहाँ का, फ्रांस का, लोअर एस्क के लिए फेमस है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, पीलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, जो कि लोअर एस्क से संबंधित है। मेसाबी खान हो गई USA की, होन्सू हो गया। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं वो तो दे देंगे हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब मेहनत करने का तरीका है। अगर आपको, जैसे आप लोग सोचते हैं कि यार लूसेंट का कई लोगों को तो पूरा याद है, उसके अलावा भी लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप लोग कई बार सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कहाँ से पूछ लिया, लूसेंट में तो कभी लिखा ही नहीं है। लेकिन ये भैया ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मेहनत से कभी कतराते नहीं, उन लोग के लिए, उनको उनकी मेहनत का एक और उनके परिणाम सफल होने का एक ही तरीका है कि भैया वो हमेशा क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं। वो हमेशा एक ही चीज़ सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपको एक ही सोर्स पे डिपेंड करना है तो उसमें सब कुछ कंटेंट डाल लीजिए, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तांबा वांबा देख लीजिए, बाक्साइड हो गया। बाक्साइड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, भंडार गिनी में है। ठीक, तो इस टाइप की चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए। जैसे यहाँ कालगुल्ली कुलगाड़ी खान है ऑस्ट्रेलिया की, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड जियोग्राफी में ये चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन खनिज में अगर आप लिख लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि आप जब ये खनिज पढ़ रहे होंगे तो आपको दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा कि इंडिया में सोना कहाँ मिलता है, हट्टी की कोलार की खान में मिलता है। ठीक है, और क्या है और ये है कि वर्ल्ड में कहाँ मिलता है, तो कालगुल्ली कुलगार्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद भंडार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, होम स्टे खान है जोहान्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका की खान है, वो भी इससे संबंधित है। तो ये सब हो जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, ये सब खनिज का बता दिया आपको। इसके अलावा ये अब नदी का टॉपिक है, तो नदी में आपको देखना चाहिए कि ये जो नदी की लिस्ट दी हुई ना लुसेंट में, इसमें एक नदी मिसिंग है, लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें चिनाब नदी का उद्गम स्रोत कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको खुद को देखना चाहिए था। और चिनाब नदी के ऊपर जितनी ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट है, या आप खुद देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इतने सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, लेकिन इन्होंने कैसे मिस कर दिया। अभी जो नई लुसेंट आई है ना, उसमें भी नहीं है वो। ठीक है, तो ये क्या है, आपको मैं बताता हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चिनाब के बारे में, कि उसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं काम करती है। तो BSDPR, ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। जैसे सलाल, बगलीहार, दूलहस्ती, पाकल दूल, रातले, ये सब परियोजना जो चिनाब के ऊपर है। अब बताइए कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, लेकिन इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। अब ये इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको देखना चाहिए। प्लस कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या, जैसे भाखड़ा नंगल बांध या नाथपा चक्री, खर्चा मांगतू डैम किस नदी पर है, तो आपको देखना चाहिए। प्लस ये है कि जैसे ये सतलज नदी है, इसको पुराना नाम क्या है इसका, सतद्रुम है ना। तो इसको ये नोट कर लिया हमने। कांगड़ा के चंबा जिले से निकली है रावी, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यमुना को कालिंदी बोला जाता है। इसके अलावा क्या है, स्पीति और व्यास इसकी सहायक नदी है सतलज की। ठीक, और क्या है, सियोग काबुल किसकी सहायक नदी है, वो है सिंधु की। यह सब यहीं पे नोट करके रख दिया आप लोग। तो यहाँ पर अब जैसे इन्होंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा ना इन्होंने। ना ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर के मिलेगा, कहीं नहीं मिलना है। इंडियन जियोग्राफी में भी नहीं मिलेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये सर्च करना था और लिखना था। जैसे क्या कुछ लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता, सिर्फ 10% से 30% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। तो उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि ये देखिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इससे संबंधित है। ठीक है, सानोक्या वाब हिमनद या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो इससे संबंधित है। ये सब आपको देखना चाहिए था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बनती है एक्स्ट्रा, ये आपको देखना चाहिए। किसी भी कीमत पर आपको समझौता नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। अब जैसे ये वित्त व्यवस्था, इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, तो वित्त व्यवस्था जो है ना, ये मेंस के लेवल के हिसाब से भी आपको यहाँ पर, जैसे अब लास्ट टाइम रिवीजन की बात होती है, तो वित्त व्यवस्था के ऊपर आपको पता है कि भाई 5 मार्क का 11 मार्क का कुछ भी पूछ लेगा। तो वित्त व्यवस्था क्या होती है, उसका तात्पर्य लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसका तात्पर्य यहाँ से देख सकते हैं, प्लस उसके कितने भागों में बांटा गया वो भी देख सकते हैं। मुद्रा बाजार, ठीक है, और क्या है, भारतीय पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार को क्या भागों में बांटा गया है, और पूंजी बाजार क्या है क्या नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक, तो ये सब इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ऊपर ऊपर तो लोग बताते जाते हैं कि सर ऐसा 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 ऐसा, तो ये सब तरीका है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पॉलिटी अब ये पुरानी वाली बुक है, अभी तो लेटेस्ट जो आई है लूसेंट उसने अपडेट कर लिया है, लेकिन हमको क्या उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रही थी यहाँ पर। तो ये हमने खुद ने अपने लेवल पर किया कि भाई NCBC क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 123वां विधेयक, 102वां अधिनियम है। ठीक, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संघीय प्रकृति
आपको कई बार MCQ मिला होगा कि इसमें से कौन सी संघीय प्रकृति का तत्व नहीं है या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना चाहिए। 20 विधायिका हो गया, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र। ठीक है, तो ये सब क्या संघीय प्रकृति के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपने लिख लिया तो आपको फायदा करेगा, नहीं करेगा, नहीं लिखा तो नहीं करेगा। अब जैसे ये इतने सारे अधिनियम आए, तो इस समय कौन कौन थे गवर्नर, ये सब आपको यहीं पे नोट कीजिए। हालांकि वहाँ पे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पॉलिटी में आएंगे तो आपका क्या होगा कि आप जो ये अधिनियम उसको रिलेट कर लेंगे गवर्नर से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गवर्नर कौन सी घटना से संबंधित है, कौन सा अधिनियम से संबंधित है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लिंक करते हुए चलिए। जैसे कि अब ये अनुच्छेद है स्पेशल स्टेटस वाले, तो इसकी ट्रिक बना के डाल दी थी मैंने, डाल दिया था नाम असम ना, इसकी ट्रिक क्या डाली थी, नाम असम आगरकर, है ना, ये ट्रिक डाली थी मैंने। तो बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत पसंद आई लोगों को ट्रिक। तो ये 371 जो अनुच्छेद है उसमें ABCDEFG तक है, तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है कभी याद नहीं होता, और आपको मिलता भी नहीं है कि कहाँ पर अवेलेबल है कहाँ नहीं है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक डाल दिया। अगर आपने नहीं दिखी तो आप जा करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक, अब जैसे राज्यसभा की सीट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको याद करने का तरीका बता देते हैं। जैसे कि महान 19, तो इसके MH19 ऐसे याद रख लीजिए, MH19। T18 आपको पता है, T18 एक ट्रेन थी जिसे वंदे भारत नाम कर दिया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे और क्या है, और है UR10 ऐसे रख लीजिए। तो उड़ीसा राजस्थान में 10 है, 10 सीटें या राज्यसभा की। इस तरीके से याद रखेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी कि आपको नोट करते हुए चलना चाहिए, कहाँ पर क्या काम का है क्या नहीं काम का है। जैसे कि ये मान लीजिए पादप जगत के बारे में बात की जा रही है, तो पादप जगत का इन्होंने फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट बना के दिया गया है, तो इसको आपको ये लिख लेना चाहिए कि पादप जगत में पुष्पोद्भिद जो वर्ग होता है फेनोरेगेम, वो क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, और जो अपुष्पोद्भिद होता है वो अविकसित होता है। ठीक है, अब इसके जो डिस्क्रिप्शन है कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है, पहाड़ों पर। ठीक है, और थैलोफाइट जो है वो सबसे बड़ा संघ है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, वो थैलोफाइट होता है। ठीक, और क्या है, ये ब्रायोफाइट घास के मैदान, घास से संबंधित होता है। ठीक, और क्या है इसके अंदर फिर ये सेवाल, कवक, जीवाणु ये सब आता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और इसकी याद रखने की ट्रिक, जैसे कवक को माइकोलॉजी बोलते हैं, ये नहीं पता होता कई बार, तो क्या होता है माइकी करके याद रख लीजिए, माइकी। तो KE से कवक और माई से माइकोलॉजी, तो ऐसे करके याद रखेंगे तो ऐसे ही याद होगा। जैसे यहाँ पर ट्रिक मैंने जैसे यहीं लिख दिया, गंजा दमाद खाए, कवक से होने वाले रोग, पादप को या मनुष्य को होने वाले रोग। ठीक है, तो गंजा दमा खाए, दमा हो गया, एथलेट फूड हो गया, खाज, गंजापन, दांत, ये सब इसमें नोट कर लिएगा यहीं। इसके अलावा क्या है, जैसे कि अब ये यहाँ पर नहीं लिखा है इसमें कि मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटेरिक होता है। ठीक है, गन्ने में क्या होता है, चाय में क्या होता है, अमरूद में क्या होता है, ये सब नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिख लिया अपन ने। इसके अलावा क्या है, पादपों में कौन सा रोग होता है, किस प्रकार का रोग होता है, तो आपको ये सब याद रखने में तकलीफ होती है। लेकिन आपको क्या होता है कि रस्ट, स्मर्ट, वार्ट, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, रेड रॉट, ये सब अगर आप लिख लेंगे, ब्राउन लीफ, एक साथ लिख लीजिए और इसे फ्लो में एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इससे संबंधित टर्म है ये किससे संबंधित है, कवक से होने वाले रोग से संबंधित है, या विषाणु से होने वाले, या जीवाणु से होने वाले। ठीक है, तो इसकी ट्रिक डालिए फोटो के साथ, आप जा करके देख सकते हैं वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। तो अब आपको लूसेंट कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि कौन से फैक्ट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी चीज़ पढ़े कौन सी चीज़ छोड़ दें। ठीक है, अब जैसे विटामिन की लिस्ट दी हुई है, तो विटामिन में अब केमिकल नेम इनके पूछे जाते हैं, तो आपको याद नहीं होता, तो लास्ट के में 3-4 आपको विटामिन याद करा देता हूँ ट्रिक। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं। इसका C का याद करना है CA, D से याद करना है DK, E से याद रखना है ET, और K से याद रखना है KF। पूरा याद हो गया आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। आप थोड़ी देर बाद सोचिएगा, इसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। CA, विटामिन C का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। D, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टेकोफोरल, और विटामिन K का फिलोक्विनोन। अब ये जो केमिकल नेम है ये तो आपको पता है, याद ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CA, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको कि इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको हाइड करने के बाद अब आपको बोलना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ CA क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। DK, K से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ET, T से क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। KF से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। हो गया ना याद आपको।
ठीक। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ट्रिक बना के चलिए। और क्या है, आपको अंडरलाइन करना है और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो आपको क्या नोट करते हुए चलना है, बिल्कुल नोट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस किससे होता है, ये विटामिन B6 से होता है। तो B6 को आपको पायरिडिक्सिन होता है, कैसे याद रखेंगे इसकी भी ट्रिक बताई गई थी। आपने अगर ट्रिक की वीडियो देखा होगा तो आपको याद हो जाएगा। यही बता देता हूँ आपको। तो अगर पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर ये जो भी बताया जा रहा है वो अच्छा लग रहा होगा तो। 6 में क्या आता है, 6 आता है। और पायरिडिक्स, डिक्सिन में क्या हो रहा है, पायरिड जो डिक्स है ना वो DIX में आ रहा है। जैसे मान लीजिए डिक्स आ रही है उसकी स्पेलिंग, तो पायरिडिक्स। तो विटामिन 6 क्या हो गया, 6 डिक्स। तो ये ऐसे आपको तुरंत याद हो गया अभी कि विटामिन B6 का क्या हो जाएगा, पायरिडिक्सिन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक नाम। तो ये याद, ऐसे याद हो गया आप। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखनी चाहिए, बर्निंग फीट के इससे होता है। ये सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं से सर्च करके लिखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ना है आपको। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, जो चीज़ लिखी गई वो ये है कि आपको इस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी। पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की कोई अच्छी सी बुक उठाइए जो मोटी है। ठीक है। या फिर आप हम लोग कमेंट करके बताइए कि सर आपने जो बनाया उसी से हम कर लेंगे, हम किसी स्टैंडर्ड बुक को नहीं उठा सकते, नहीं हम इन्फॉर्मेशन नोट करने का हमारे पास टाइम है। तो आप लोग बता दें, तो आप ही सर बता दीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन नोट की है वही हम लोग भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को वायरल करना पड़ेगा अच्छे से, लाखों में व्यूज़ आएंगे तभी हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके बाद है मैक्सिमम पेपर आपको हैंडल करना है। जितने ज़्यादा पेपर हैंडल करेंगे उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पता चलेंगे कि क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही, क्या नहीं हो रही। नए लोग के लिए बोल रहा हूँ, पुराने लोग को तो पता ही है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और नहीं, और कई बार क्या होता है, हिडन होती है। जैसे ये लिखा है, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इरगेस्ट्रॉल द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं थी, लेकिन हाईलाइट कर ली गई। तो क्या लिखा हुआ, विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इरगेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो उसका संश्लेषण इसके द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, जैसे कई लोग ऐसे हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद, तो आपको रिवीजन करने का, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री आपने उठाई ना, तो हिस्ट्री आपको पढ़ने में कितना घंटा लग रहा है, जैसे मान लीजिए 3 से 4 घंटा लगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, जियोग्राफी पे आ जाते हैं। मत आइए जियोग्राफी पे आ गए हैं तो वापस चाहिए हिस्ट्री पढ़िए। तो हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो ना, ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो ये रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है कि आपने जो पढ़ा उसको फिर से जा करके पढ़िए, तो वो जो आपने पढ़ा है 3-4 घंटे में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ, अगर आपके ज़्यादा दिन है तो आप एक काम कीजिए, 3 से 4 घंटे आपको हिस्ट्री का पढ़ा, फिर 1 घंटे में सेकंड रिवीजन हो जाएगा, फिर 30 मिनट में दूसरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये जो तरीका हो जाएगा आपका, ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगी। साइंस कहता है कि अगर कोई चीज़ को बार बार देखेंगे और सुनेंगे समझेंगे तो वो दिमाग में आपके हमेशा चिपक जाती है। ठीक है। तो जैसे कि आपको अभी बताया CA DK ET KF, ये आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए चिपक गई है। आप, मेरी आवाज़ आपको गूंजेगी जब भी आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तो। ठीक है। और क्या है इसके अलावा ये बता दिया। इसके बाद है कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। उसके ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर्टिकुलर टॉपिक खोल के रखिए। जैसे हिस्ट्री के लगा रहे हैं तो हिस्ट्री के टॉपिक खोल के रखिए, ये वाली 1 लाइनर। अब वहाँ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यहाँ आकर सीधा नोट कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है एग्जाम टाइम में कि आप इसको भी देख लें उसको भी देख लें। तो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट मत कीजिए, वहाँ से उठा के सीधे यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका ये है कि करंट अफेयर में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, कुछ अगर चीज़ें बदल जा रही है। जैसे मान लीजिए कि जो पुरानी वाली लूसेंट है, जो ये जिससे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लिखा है कि सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, वो चीन की थी। ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंची हो गई है। ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए PV सिंधु की बात की जा रही है, अब जो नई लूसेंट आई उसमें थोड़ी ऐड है कि भारत की पहली महिला कौन है जिसने 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में मेडल जीता है, पहले में सिल्वर दूसरे में ब्रॉन्ज, और कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है वो भी लिख सकते हैं आप। तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे हम PV सिंधु के ऊपर कि क्या क्या इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड बुक और NCERT से आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। NCERT से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इसमें आकर नोट कीजिए। आपको जितना फ़ायदा होगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे कि यार मेरा एग्ज़ाम निकला, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन मैंने मेहनत की तो उसका मुझे फल मिला। तो अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़िए, इससे बेस्ट कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि
हम लोग ये जो हमने मेहनत की है लूसेंट के ऊपर, ये आपके पास भी अवेलेबल हो जाए तो आपको इस वीडियो को कम से कम ये मान लीजिए कि 1 लाख लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब ये वीडियो 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा, आप कितना जल्दी पहुंचाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कम से कम 1 लाख इसको व्यूज़ चाहिए और 10,000 लाइक चाहिए। जब ये कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए लेके आएंगे इस लूसेंट का, जो लूसेंट आपसे आपको बताया जा रहा है, इस लूसेंट को आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने क्या जोड़ी है, आपको कैसा पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, सब बताया जाएगा। बशर्ते आप इसको, जो हमारी डिमांड है वो आप फुलफिल करें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आप लूसेंट आप नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।